नक्श, क्या बात है, स्पोर्ट्स कार। लगता है कि तुम्हारी लाइफ काफी बदल गई है। करोड़ों रुपए की स्पोर्ट्स कार चला रहे हो। ये बोलते हुए मैम्बो अंकल का ध्यान प्राची की ओर गया। ओह, मुझे लगा कि तुम अमीर हो गए, लेकिन तुमने तो अपने लिए एक अमीर लड़की ढूंढ ली। वैसे लड़की बहुत ही खूबसूरत है। नाम क्या है? तुम्हें उसका नाम जानकर क्या करना है? ओ भाई, अपना काम करो ना। नक्श, तुम्हें मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं देखकर ही समझ जाता हूं कि चल क्या रहा है। ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। दरअसल जब मैम्बो अंकल ने प्राची को देखा तो उन्होंने मन ही मन मान लिया कि ये स्पोर्ट्स कार प्राची की ही होगी, और इसी के साथ उनके गंदे दिमाग में ये ख्याल आया कि नक्श और प्राची के बीच जरूर कोई रिश्ता है। अनिका की पसंद की दाद देता हूं। तुम तो जावेरी खानदान का हीरा हो, हीरा, सुधरा हुआ और खुदरा हुआ हीरा। चूंकि मैम्बो अंकल ने जानबूझकर ऊंची आवाज में यह कहा था, इसलिए आजू बाजू के लोगों ने भी सब कुछ सुना, और अब वो भी नक्श को देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। ओ, तो ये है जावेरी खानदान का दामाद। घर में घर वाली और बाहर बाहर वाली। मैंने तो सोचा था कि जावेरी खानदान का दामाद काफी अमीर होगा, लेकिन यहाँ तो ये दामाद अपनी बीवी को छोड़कर किसी पराई अमीर लड़की के साथ घूम रहा है, उसके पैसों पर अय्याशी कर रहा है। जब नक्श ने लोगों के मुंह से ये सब सुना तो उसका चेहरा गंभीर, बहुत गंभीर हो गया था। हालांकि प्राची, जो नक्श के ठीक बाजू वाली सीट पर बैठी थी, वो ये सब सुनकर नक्श से भी ज्यादा फ्यूरियस हो गई और तुरंत ही कार से बाहर निकलकर मैम्बो अंकल की तरफ बढ़ी। तेरी ये हिम्मत कि तूने मुझे मारा? तू जानती भी है मैं कौन हूं? क्या तुम नहीं जानते कि ये जावेरी खानदान के दामाद है? थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट दी होती ना तो तुम्हारे गाल पर मेरे हाथ की उंगली नहीं छपी होती। तेरी तो क्या अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हो? जाओ, मैंने मारा, अब बताओ क्या कर लोगे? मैम्बो अंकल के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। अपनी सेक्रेटरी के सामने वो एक लड़की से चपेड़ खा चुके थे। उनकी आंखों में नक्श और प्राची के लिए सिर्फ गुस्सा भभक रहा था। मैम्बो अंकल का बैंड बजाने के बाद प्राची पीछे मुड़ी और नक्श की कार की तरफ बढ़ी। कार में बैठने के बाद उसने कहा, क्यों जीजू, मजा आवी गियो? खूब मजा आवी गियो। जीजू, मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा ही ट्रैफिक जैम होगा। आपको मुझे घर तक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे पीछे अपना कीमती समय बर्बाद करो। आप मुझे यहीं उतार दो। ठीक है, ध्यान से जाना। आज चित्रा ने जिस तरह से नक्श के साथ बिहेव किया, उसे ध्यान में रखते हुए नक्श का वापस से घर जाने का मन नहीं कर रहा था। नक्श ने अपनी कार को भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ मोड़ दिया था। कंपनी पहुंचकर नक्श सीधा अपने कैबिन में गया और उसने अनिका को मैसेज किया कि वो आज रात घर नहीं आएगा। सर, ये आपको मिस्टर कार्तिक, प्राइम स्टार होटल, और मिस हिमानी, बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से आए हैं। उन्होंने कहा कि आपके लिए गिफ्ट हैं। हिमानी और कार्तिक? जी सर। ठीक है, समझ गया। तुम जाओ और अपना काम करो। नक्श को बहुत अच्छे से याद था कि कार्तिक ने उसे पहले भी एक पिल दी थी, और उस पिल को खाने के बाद नक्श के शरीर में बहुत बदलाव आ गए थे। यही सब सोचते हुए जब नक्श ने कार्तिक का बॉक्स खोला तो उसमें एक और पिल थी, इस बार रेड कलर की। ये देखकर ही नक्श का माथा चकराने लगा था, इसलिए उसने तुरंत ही कार्तिक को कॉल किया। कार्तिक, क्या तू अभी बिजी है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। बोलना, क्या बात है? तूने इस बार भी एक नई पिल भेज दी। ये तो बता दे कि ये पिल मेरे किस काम की है, क्या असर करेगी ये? नक्श, मैंने तुझे पहले भी एक पिल दी थी ना, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जिस पिल की तू अभी बात कर रहा है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पहली वाली पिल से भी ज्यादा अच्छी है। खा ले, ये तेरे शरीर के लिए काफी प्रॉफिटेबल है। कॉल कट करने के बाद नक्श की आंखें उस पिल पर ही गड़ी हुई थी। नक्श ने उस रेड पिल को उठाया और सीधा अपने मुंह में ले लिया। अगले ही पल अचानक से नक्श को लगने लगा जैसे उसका पूरा शरीर आग की लपटों में जल रहा है। कुछ ही सेकंड्स में नक्श की आंखें बंद हो गई और वो बेहोश हो गया। आधे घंटे बाद जब नक्श को होश आया तो, कार्तिक, इस बार तुम्हें जिसने भी वो पिल दी उसने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया। शायद ये असली पिल थी। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी बात नक्श से हो रही है? कौन बोल रहा है? मेरा नाम जूली देसाई है। हम होटल प्राइम स्टार में पहले भी मिल चुके हैं। ओह, मिस जूली, बताइए, आपने मुझे कैसे याद किया? मैं बस ये पूछना चाहती थी कि उस दिन कल्याणी मैडम के बर्थडे पर
वो एंटीक तलवार तुमने ही दी थी? हाँ, क्यों? क्या वो तलवार अभी भी तुम्हारे पास है? वो तलवार तो किसी काम की नहीं है। क्या तुम्हें उस तलवार में इंटरेस्ट है? नक्श, शायद जावेरी खानदान के लोगों को उस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग बेवकूफ हैं। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारे पास जो तलवार है वो राजा वीरभद्र सिंह की है, जो 11th सेंचुरी में राज किया करते थे। अच्छा, ठीक है, तो तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए? परेशान मत हो, मुझे तुमसे वो तलवार नहीं चाहिए। मुझे तो बस उस तलवार की कुछ फोटोज लेनी है। एक बार उस तलवार को अपने हाथों में लेकर देखना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये सब तुम्हें कब करना है? रियली? अगर तुम अभी फ्री हो तो तुम मेरे एंटीक स्टोर आ सकते हो। मैं तुम्हें एड्रेस भेज देती हूँ। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। आप कुछ समय के लिए शांत नहीं रह सकते थे? कितने दिनों बाद नक्श घर आया था, लेकिन नहीं, आपको आपके मुंह पर कंट्रोल कहाँ है? हुआ क्या है ये बताएगी? नक्श आज रात घर नहीं आ रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। क्या जरूरत थी फालतू में वो सब बोलने की? ये तो अच्छी बात है। मम्मी, इनफ इज इनफ। करीब 1.5 घंटे बाद नक्श मिस जूली के बताए पते पर पहुंच गया था। देसाई एंटीक एम्पोरियम, जो सूरत शहर का सबसे बड़ा एंटीक स्टोर था। उस स्टोर में कई सदियों पुराने प्राइसलेस ट्रेजर्स मौजूद थे। नक्श उस स्टोर में एंटर करने ही वाला था कि तभी उस स्टोर के एक एम्प्लॉय ने नक्श को रोकते हुए कहा, हेलो, आप कौन हैं? आप इस तरह से स्टोर में एंटर नहीं कर सकते। क्या आपको रूल्स नहीं पता? नक्श ने उस आदमी की छाती पर लगी नेम प्लेट देखते हुए कहा, अंकित दीक्षित। कौन से रूल्स? इस स्टोर में घुसने के केवल 2 ही तरीके हैं। पहला ये कि तुम्हारे पास स्पेशल इनविटेशन लेटर होना चाहिए, और दूसरा ये कि तुम किसी कीमती ट्रेजर को बेचने आए हो। तो बताओ, तुम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फर्स्ट या सेकंड? मुझे मिस जूली का कॉल आया था और उन्होंने ही मुझे यहाँ आने का इनविटेशन दिया है। तुम तो इतने गरीब हो, ये पॉसिबल ही नहीं कि तुम जूली मैडम को जानते हो। ये सुनते ही नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक स्टोर का एम्प्लॉय इतना एरोगेंट हो सकता है। निकलो यहाँ से, ये बोलते हुए अंकित ने नक्श को धक्का दिया। नक्श की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन नक्श को धक्का देते हुए अंकित को एक जबरदस्त प्रेशर फील हुआ और 3 से 4 कदम तेजी से पीछे जाते हुए वो जमीन पर गिर गया। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे धक्का दोगे? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कोई यहां में लूटने आया है। जल्द ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच गए। अरेस्ट करो इसे और पुलिस के हवाले कर दो। तुरंत ही वो नक्श की तरफ बढ़े और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। नक्श ने हल्का सा प्रेशर लगाते हुए अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को भी अंकित की ही तरह जबरदस्त प्रेशर फील हुआ और वो दोनों भी जमीन पर गिर पड़े। मुझे लगता है तुम्हें जीने का शौक नहीं है। तुम हमारे स्टोर में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हो। चुपचाप माफी मांगो और निकलो यहाँ से, वरना आज तुम्हारी मौत यहाँ तय है। तुम एक पागल कुत्ते की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो? जो भी सामने आएगा उसे क्या काटने लगोगे तुम? अरेस्ट करो इसे। उसी समय अचानक से एक आवाज आई। ये सब क्या हो रहा है? जब अंकित पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक आदमी स्टोर के अंदर आ गया है। मैनेजर जडेजा, अच्छा वो आप आ गए। सर, यह आदमी जबरदस्ती हमारे स्टोर में घुस आया। जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मुझे मारा। जल्दी से इसे यहाँ से भगाओ। ठीक है जडेजा सर, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारे स्टोर में आकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। आज तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी जुत्ती और मेरा सर। जैसे ही अंकित नक्श की ओर बढ़ा, वैसे ही नक्श ने एक जोरदार थप्पड़ से उसका स्वागत किया और एक ही थप्पड़ में उसका आधा चेहरा सूज गया। क्या तुम वाकई में जीना नहीं चाहते हो? नक्श इन लोगों के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तुरंत ही नक्श ने अपना फोन निकाला और मिस जूली को कॉल किया। हेलो, अगर 2 मिनट के अंदर आप अपने स्टोर नहीं पहुंची तो मैं यहां से जा रहा हूं। नक्श ने मिस जूली को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। अब किसी को भी कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। तुम चोर हो और अब अपनी कहानी पुलिस को ही सुनाना। अगर पुलिस से बचना चाहते हो तो हमसे माफी मांगो और 20 लाख का कॉम्पनसेशन देकर दफा हो जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें चोरी के झूठे आरोप में फंसा देंगे। तभी मिस जूली भागते हुए अपने स्टोर में पहुंची। नक्श, तुम यहाँ कब आए? मिस जूली, मुझे अभी यहाँ पर किसी ने धमकी दी है कि अगर मैंने उसे 20 लाख नहीं दिए तो वो मुझे चोरी के झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा देगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ पर?
मैडम, इस आदमी ने जबरदस्ती स्टोर में घुसने की कोशिश की और जब मैंने इसे रोका तो इसने मुझे मारा। विथ इमीडिएट इफेक्ट यू आर ऑल फायर्ड। अच्छा, तुमने ये भी कहा था ना कि अगर मुझे जान से नहीं मार पाए तो मेरी जुत्ती और तुम्हारा सर औकात में रहे। मिस जूली, मुझे तो समझ नहीं आता कि आपने इस किस्म के इंसान को नौकरी पर कैसे रख लिया। क्या तुमने ऐसा कुछ कहा था? जी मैडम, कहा था। तो फिर तुम यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो? अंकित अंदर ही अंदर अभी भी गुस्से से जल रहा था, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए वो नक्श के साथ नीचे बैठा और अपना सर आगे करते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, माफ किया, लेकिन एक एडवाइस देता हूं, अगर तुम्हें कुत्ता बनने का इतना ही शौक है तो किसी के पालतू कुत्ते बनो। पागल कुत्ता बनकर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, लोग मार देंगे। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। उसके बाद नक्श ने अपना बैग खोला और मिस जूली के हाथों में वो एंटीक तलवार रखते हुए बोला, ये लीजिए, फोटो खींच लीजिए। मिस जूली बहुत ही एक्साइटेड नजर आ रही थी। उस तलवार को लेकर वो अपने स्टोर के अंदर बढ़ी। क्या सिलसिलेवार तरीकों से हो रही नक्श की बेइज्जती का बदला लेना पड़ सकता था उसे भारी? क्या नक्श और मिस जूली की मुलाकात से इस कहानी में आने वाला है कोई ट्विस्ट? क्या अनिका के दिल में मचल रहे प्यार के आगे झुक जाएगी अनिका या फिर हो जाएगी बहुत देर? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।